हेलो बच्चों, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके जीसी पॉइंट बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, काफ़ी समय से आप लोग देख रहे थे, वीडियो बंद पड़ी थी, वीडियो नहीं बन पा रही थी। तो कुछ कारणों की वजह से वीडियो बंद थी, कुछ काम था हमको, खेद है इसके लिए। मगर आज से आपकी वीडियो फिर से स्टार्ट हो रही है और लगातार चलेगी। आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए। तो बच्चों, आज 12th का केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग देखने वाले हैं, विद्युत रसायन कक्षा 12। तो हम लोग इसमें आज पढ़ेंगे विद्युत रसायन, विद्युत रसायन जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बच्चों, ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए, नाम से स्पष्ट हो रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में। और बच्चों, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है और रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यानी विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इससे आधारित है, जिसमें विद्युत का हम लोग अध्ययन करते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसकी चालकता, उसके प्रतिरोध पर क्या और क्या क्या इसमें टर्म्स होते हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोग इसके अंतर्गत करते हैं और कुछ सेलों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो विद्युत ऊर्जा का केमिकल ऊर्जा में और केमिकल ऊर्जा का इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। तो देखिए, दो प्रकार के सेल होते हैं बच्चों। सेल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। सेल दो प्रकार के आपका एक होता है इसमें विद्युत अपघटनी सेल, और दूसरा होता है गैल्वेनिक सेल। तो बच्चों, ये क्या होते हैं? विद्युत अपघटनी सेल क्या होते हैं, इसको समझते हैं। विद्युत अपघटनी सेल में बच्चों एक बिलियन होता है, इसमें कोई सॉल्यूशन इसमें भरा होता है और इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक होता है आपका एनोड और एक होता है आपका कैथोड। और बच्चों, इसमें कोई विलयन सॉल्यूशन विद्युत अपघट्य का भरा रहता है, जैसे जिंक सल्फेट या NaCl, कोई भी विलयन। तो इसमें दो इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में लगे रहते हैं और इन जो है कि इस इलेक्ट्रोडों को किसी तार द्वारा किसी बैटरी से जोड़ दिया जाता है, और इस बैटरी के द्वारा इसमें धारा प्रवाहित की जाती है, जिससे इसमें कोई रासायनिक ऊर्जा होती है। यानी इसमें विद्युत ऊर्जा दे करके रासायनिक कोई अभिक्रिया कराई जाती है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में परिवर्तन किया जाता है। तो विद्युत अपघटनी सेल में जो है कि विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। इनका विद्युत अपघट्यों का अपघटन जो है विद्युत अपघटनी सेलों में कराया जाता है। तो इसका विद्युत लेपन में और भी तमाम चीज़ों में प्रयोग होता है। अगर हम बात करें बच्चों गैल्वेनिक सेल की, तो इस पूरे चैप्टर में गैल्वेनिक सेल से ही सारी चीज़ें रिलेट है और इन पर ही आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है बच्चों, इसको हम लोग जानते हैं। गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, गैल्वेनिक सेल जो होता है, गैल्वेनिक सेल में बच्चों दो अलग अलग विलयन होते हैं अलग अलग पात्रों में। जैसे मैंने ये लिया पात्र और इसमें मैंने विलयन कोई भरा, तो बच्चों इसमें ये होता है कि जो इलेक्ट्रोड इसमें लगे होते हैं उसी इलेक्ट्रोड का विलयन इसमें हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसमें जो है जिंक का कोई इलेक्ट्रोड लिया, इस तरीके से ये मैंने जिंक का एक इलेक्ट्रोड बनाया,
तो इसमें मैं जिंक का ही कोई विलेन भरूंगा, जैसे मैंने इसमें ले लिया जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। अब बच्चों दूसरे पात्र में हम लोग एक अलग विलेन लेते हैं जो जिस इलेक्ट्रोड का होता है, यानी इसमें भी हमने एक इलेक्ट्रोड लिया, इसमें मान लेते हैं हमने जो इलेक्ट्रोड लिया है वो है कॉपर का। कौन सा है? कॉपर का। तो इसमें बच्चों हम लोग जो विलेन सोल्यूशन ले रहे हैं, इसमें जो सोल्यूशन ले रहे हैं इसमें हम लोग कॉपर सल्फेट यानी इसी का हम लोग लेते हैं। अब बच्चों ये अलग अलग दो विलेन हो गए और इनमें दो अलग अलग इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, जो इलेक्ट्रोड है उसी का विलेन लिया गया है। तो बच्चों होता क्या है कि इस इलेक्ट्रोड को किसी वोल्ट मीटर की सहायता से कनेक्ट कर दिया जाता है धातु के तार द्वारा। तो ये जो हमारा होता है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट। तो इसे बोलते हैं बाह्य परिपथ, बाह्य परिपथ। ये हमारा इसका जो है कि बाह्य परिपथ कंप्लीट हो जाता है बच्चों। परंतु ये विलेन अभी भी एक दूसरे के संपर्क में नहीं है, इन विलेनों को किसी द्वारा जोड़ा जाता है। तो उसको हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं एक नई चीज से। यहाँ बच्चों एक हम लोग यू आकार की एक कांच की नली लगाते हैं, इस तरीके से इसमें कांच की एक नली लगाते हैं और इसके सिरों को कॉटन प्लग से प्लग कर दिया जाता है, कॉटन प्लग से इसको प्लग कर दिया जाता है। और इसमें जो है ये इसमें कोई एक सॉल्यूशन भरा जाता है, इसमें एक निष्क्रिय इलेक्ट्रोलाइट, निष्क्रिय इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, इसमें कोई निष्क्रिय इलेक्ट्रोलाइट जैसे KCl, KNO3 ये भरे जाते हैं, या फिर इसमें कोई अगर का सॉल्यूशन लेते हैं, जेली टाइप का होता है और इसमें ये कोई इलेक्ट्रोलाइट भर के इसको फिलअप कर दिया जाता है। तो अगर सॉल्यूशन का भर के इसमें कर देता है निष्क्रिय इलेक्ट्रोड। निष्क्रिय क्या होते हैं? और बच्चों इस जो नली लगाई गई है कांच की यू आकार की नली, इसको हम लोग नाम देते हैं साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज इसको नाम देते हैं, या हिंदी में इसको बोलते हैं लवण सेतु, लवण सेतु, इसको हम लोग नाम देते हैं लवण सेतु। तो बच्चों इसका बहुत बड़ा रोल होता है। सबसे पहला ये दो विलेनों को आपस में जोड़ता है, कांटेक्ट करता है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए कि ये जो होता है इस पूरे को कहते हैं, अब जब यहाँ पर जुड़ गया यू आकार की नली हमने इसमें लगा दी तो इसका जो है इंटरनल सर्किट कंप्लीट हो जाता है। यानी ये जो पार्ट हुआ, ये इसको जो पार्ट हुआ इसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल, इंटरनल सर्किट, यानी आंतरिक परिपथ, आंतरिक परिपथ, आंतरिक परिपथ। तो इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट हो जाता है बच्चों हमारा आंतरिक परिपथ और यहाँ पर इसका बाह्य परिपथ। अब ये हमारी पूरा एक सेल कंप्लीट हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, इसको हम लोग गैल्वेनिक सेल कहते हैं। बच्चों यू आकार की नली जो लगाई जाती है इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसमें क्या होता है देखिए, ये जो जिंक इलेक्ट्रोड लगा है और इधर कॉपर इलेक्ट्रोड लगा है, तो जिंक इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव जो होता है बच्चों -0.76 वोल्ट होता है। तो इसका मानक अपचयन विभव बहुत अधिक होता है जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो इस पर धनावेश रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर तार के द्वारा चला जाएगा, तो इस पे आवेश की मात्रा बढ़ने लग जाएगी। उसी प्रकार जो कॉपर है ये आपका इसका मानक अपचयन बच्चों इसका होता है +0.34 वोल्ट, तो ये धनात्मक होता है। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति करता है और ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रवृत्ति रखता है। तो बच्चों जैसे यहाँ पर अगर प्लस की चार्ज ज़्यादा हो गई और यहाँ पर इस पर कम हो गया माइनस का चार्ज, तो होगा क्या कि पोटेंशियल यहाँ पे चार्ज में अंतर आ जाएगा, यानी चार्ज डिफरेंस हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जिसके कारण इसको ये बैलेंस करता है, यानी इसको न्यूट्रल करता है। यानी KCl से क्या होता है कि जो KCl होता है तो इसमें जो K प्लस होता है, इस पे प्लस हो गया, इस पे माइनस हो गया, तो इस पे एक माइनस का यहाँ पर आयन चला जाता है इसके द्वारा और यहाँ पर प्लस के द्वारा, यानी इस पे जितना प्लस है बढ़ गया है उसको ये माइनस उसको न्यूट्रल कर देता है। यानी इस चीज को, सेल को ये विद्युत उदासीन बनाए रखता है।
और साथ ही साथ इसमें जो निष्क्रिय इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है बच्चों, ये इस विलयन से कोई क्रिया नहीं करता, साथ में इलेक्ट्रोड से होने वाले इस इलेक्ट्रोड से भी क्रिया नहीं करता, इसलिए इसको निष्क्रिय, इसकी कोई क्रिया इससे नहीं होती, इसको ऐसे लगाया जाता है। बच्चों इसका डिटेल में अध्ययन हम लोग आगे करेंगे। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बच्चों 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट में कौन कौन से होते हैं ये हम लोग जान लेते हैं। इसके बच्चों 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है ये होता है फिजिकल पार्ट, फिजिकल पार्ट, और एक होता है केमिकल पार्ट, केमिकल पार्ट, इसका रासायनिक भाग। तो बच्चों फिजिकल पार्ट और केमिकल पार्ट, इसमें 2 तरीके से इसका अध्ययन किया जाता है। अभी आपने जो देखा वो एक केमिकल पार्ट का हिस्सा था जिसमें हम सेल के बारे में चर्चा कर रहे थे। यहाँ पर फिजिकल पार्ट क्या है बच्चों, तो इसमें जो है कि इसमें इसके फिजिकल से कुछ रिलेटेड टर्म्स आते हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं, जो इसी से रिलेट करता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, और जब इसको पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो अभी गैल्वेनिक सेल हम आपको बता रहे थे इसका पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे। यह तो बात होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कि इलेक्ट्रिकल। अच्छा, जो गैल्वेनिक सेल होता है बच्चों, इसमें क्या होता है कि गैल्वेनिक सेल में हम लोग यहाँ पर जो है कि कोई यहाँ पर आपका विद्युत ऊर्जा, वहाँ पर विद्युत ऊर्जा देते थे और रासायनिक क्रिया होती थी। यहाँ पर कोई रासायनिक क्रिया होगी और जो वोल्ट मीटर मैंने ऊपर लगाया इसमें धारा हमको मिलेगी देखने को, यानी इसमें रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। तो बच्चों इसका पूरा अध्ययन हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ये कैसे काम करता है, कैसे होता है। तो हम लोग फिजिकल पार्ट सबसे पहले पढ़ेंगे कि फिजिकल पार्ट में क्या क्या होते हैं। तो बच्चों देखिए, जैसे विद्युत अपघटनी की चालकता, एक शब्द आ रहा है बच्चों, चालकता, चालकता। तो चालकता क्या होता है बच्चों? चालकता का मतलब कि किसी भी पदार्थ में धारा का प्रवाह आसानी से हो सके। अगर कोई पदार्थ है, अगर कोई हमारा पदार्थ है, मान लीजिए कोई चालक है, और इसमें से आसानी से, इसमें से आसानी से धारा प्रवाह हो, तो हम ये कहेंगे कि इसकी चालकता अच्छी है, हमारा इसकी चालकता अच्छी है, ये अच्छी चालकता का है, इसकी चालकता अच्छी है, यानी इसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है। और जिसमें आसानी से नहीं होगा उसकी चालकता कम होगी। तो चालकता का मतलब ये है कि इसमें आसानी से धारा प्रवाहित हो सकती है। अब बच्चों यहाँ ध्यान दें कि हमारा कोई धात्विक चालक, जैसे धात्विक चालक की कोई चालकता होती है और उसका प्रतिरोध होता है और भी तमाम चीज़ें होती हैं, उसी प्रकार हम यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में विलयन से अध्ययन करेंगे। यानी अगर कोई विलयन है तो उसकी भी एक चालकता होगी, उसमें भी धारा प्रवाहित होगा। यानी हम इसमें विद्युत अपघटनी विलयन की चालकता, तो विद्युत अपघटनी क्या है कि वह विलयन जिसमें धारा का आसानी से प्रवाह हो सके, उसे हम कहते हैं विद्युत अपघटनी की चालकता, विद्युत अपघटनी विलयन की चालकता। तो विद्युत अपघटनी विलयन की चालकता क्या मतलब कि उस विलयन में, जैसे अगर कोई सॉल्यूशन है और इसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो रही है, कोई इलेक्ट्रोड लगा है, तो हम कहेंगे विद्युत अपघटनी की चालकता। तो इस चालकता के संबंध में कुछ टर्म्स आते हैं, यानी इस फिजिकल पार्ट में, जिसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं। तो हम लोग ये वाला पोर्शन बच्चों पढ़ रहे हैं इसमें, तो देखते हैं। अब मैं यहाँ पे केवल लिख देता हूँ इसका फिजिकल पार्ट, फिजिकल पार्ट। तो इसका हम लोग फिजिकल पार्ट पढ़ रहे हैं, फिजिकल पार्ट, और इससे रिलेट यानी चालकता से रिलेट, यानी जो हमने चालकता लिखा, चालकता, इससे रिलेट कुछ टर्म्स हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। तो टर्म्स इसमें सबसे पहले है ओम का नियम, ओम का नियम, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। तो बच्चों ओम का नियम क्या कहता है, इसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए, अगर कोई चालक है, ये हमारा चालक है, इसका एक टर्मिनल ये बी हो गया, इसका एक टर्मिनल ये ए हो गया। तो बच्चों इस चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर अगर हम अप्लाई करते हैं भी, तो इस चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच में उत्पन्न विभव का अंतर, विभवांतर, इसमें बहने वाली धारा
के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी जो धारा है इसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो बच्चों यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल लगा है इसको हटाया जाए तो ये आ जाता है RI, और यहाँ पर जो R है हमारा, ये R क्या है बच्चों, ये है प्रतिरोध, ये है प्रतिरोध, ये हमारा प्रतिरोध है बच्चों। तो प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, प्रतिरोध एक तरीके का रुकावट यानी विरोध, अवरोध उत्पन्न होता है। जैसे कि मान लीजिए आप सड़क पर आप देखते हैं, गाड़ी घोड़ा हम लोग चलाते हैं, तो जब सड़क पर हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो उसमें बीच बीच में ब्रेकर होते हैं, और वो ब्रेकर क्या होते हैं, एक तरीके का हमारा अवरोध या प्रतिरोध है, वो रुकावट है वो। अगर ब्रेकर ना हो तो हमारी बाइक बहुत स्पीड में होगी और एक्सीडेंट होने का खतरा होगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। इसीलिए वो प्रतिरोध जो है उसको रुकावट यानी एक्सीडेंट को होने से बचाते हैं। उसी प्रकार अगर हमारे चालक में प्रतिरोध ना हो तो अचानक से हमारा तार गर्म होकर जल भी सकता है या खराब हो सकता है, यानी एक तरीके से प्रतिरोध ये अच्छा कार्य करता है। तो प्रतिरोध यहाँ पर है, इसका मतलब है अवरोध उत्पन्न करना। अब बच्चों ये जो फार्मूला बना, ये ओम के नियम का एक फार्मूला बना, V बराबर IR या RI, इसी से 3। अब जहाँ पे देखिए I बराबर हो जाएगा V अपॉन R। तो इसका मतलब कि अगर प्रतिरोध का मान बढ़ाया जाए तो धारा कम हो जाएगी, प्रतिरोध का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो धारा कम हो जाएगी। तो इसी तरीके से ये आपका ओम का नियम हो गया कि किसी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो V बराबर IR आ गया। तो बच्चों जो R है ये प्रतिरोध है, और इस प्रतिरोध को हम लोग कैसे, ऐसे इसको ओमेगा पढ़ते हैं, इसको ओमेगा। तो इसका मात्रक ओम इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इसका मात्रक ओम, प्रतिरोध का जो मात्रक होगा, इसका मात्रक होगा ओम। तो ये हमारा ओम का नियम हुआ। दूसरे टॉपिक में बच्चों हम लोग पढ़ते हैं प्रतिरोध। ओम के नियम के हमने देखा प्रतिरोध। अब आता है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। क्या आता है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध। तो बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध बच्चों ये हमारा जो प्रतिरोध होता है यानी जो R होता है, ये R प्रोपोर्शनल L, यानी हमारा प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। इसका मतलब कि R प्रोपोर्शनल L हो गया। समीकरण नंबर अगर 1 देखें इसको, इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब कि R प्रोपोर्शनल 1/A। समीकरण नंबर 2। अगर समीकरण 1 और 2 को मिला दे बच्चों तो ये हो जाएगा R प्रोपोर्शनल L/A। अब बच्चों यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल है इसको अगर हटाते हैं तो ये आ जाता है हमारा R बराबर रो L/A। तो बच्चों यहाँ पे जो रो आया यही है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। यही हमारा क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। ये हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है। तो बच्चों देखो अगर यहाँ पर रो का मान निकाला जाए तो मैं यहाँ पे लिख दूं रो बराबर ये हो जाएगा RA/L, या मैं यूं कहूँ इसको यहाँ पर, हाँ ये हो जाएगा आपका RA/L। तो इस तरीके से ये आपका हो गया। अब बच्चों ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरीके से ये आपका R और इंटू RA और बाई L।
तो ये आपका हो जाएगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे देखें बच्चों, ये तो इसका मान हो गया रो का। यहाँ पे बच्चों देखें कि ये जो L/A है, अगर मैं यदि इसमें L बराबर 1 सेंटीमीटर और A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखूं, यदि हमारा लंबाई चालक की जो लंबाई होगी वो 1 सेंटीमीटर और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, R बराबर रो, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब, इसकी परिभाषा क्या बनती है कि यदि किसी चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो वह चालक का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। यानी उस चालक का जो प्रतिरोध होगा उस समय वो विशिष्ट प्रतिरोध होगा। या इसको यूं कह सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे जैसे कोई चालक है, इसका कोई एक निश्चित अगर आयतन लिया जाए, जो निश्चित आयतन 1 घन सेंटीमीटर के बराबर हो, यानी 1 घन सेंटीमीटर के बराबर हो, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब इसका हो, तो इस क्षेत्र में जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा उसी को हम लोग बोलेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, क्योंकि यहाँ पर इसका जो आयतन निकाला जाएगा तो 1 घन सेंटीमीटर आएगा। तो यानी हम यूँ कह सकते हैं बच्चों कि किसी चालक की लंबाई यदि 1 सेंटीमीटर तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो वह प्रतिरोध उस विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होगा, या वह प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। अब बच्चों इसका अगर हमें मात्रक निकालना हो तो अब हम इस फार्मूले को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या कर लेंगे, रो से रो बराबर हो जाएगा RA/L, ये मात्रक हो जाएगा। अब मात्रक देखिए इसका क्या होता है, इसका होता है ओम, और इसके लिए हम लोग लिखते हैं सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कर जाएगा, यानी ओम सेंटीमीटर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। बात समझ में आ गई बच्चों? तो ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध हुआ, ये इसका